नमस्कार, मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कटक के खाननगर में नया बस अड्डा बनने जा रहा है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष बोस बस टर्मिनल। उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने चंद शब्द रखना चाहता हूं। कटक उड़ीसा की राजधानी थी अंग्रेजों के ज़माने में। उससे पहले भी उड़ीसा की राजधानी थी। जब अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ बस अड्डा, सबसे पुराना बस अड्डा उड़ीसा का था चांदनी चौक में। कटक के चांदनी चौक में वो बस अड्डा कार्यरत था। करीब 1900 साल से 1900 से वो बस अड्डा कार्यरत था और 1975 तक वो बस अड्डा कार्यरत अवस्था में ही रहा। 1975 से जैसे जैसे कटक की आबादी बढ़ी, बसों की संख्या बढ़ी, आवागमन के साधन बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़ी, लोगों की संख्या आवागमन के लिए बढ़ती चली गई। सरकार ने इन सब बातों के मद्देनजर कटक के सबसे पुराने बस अड्डा जो चांदनी चौक में स्थित था, वो उड़ीसा का भी सबसे पुराना बस अड्डा था, उसे शिफ्ट कर दिया बादामबाड़ी में। ये 1975 की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस समय उड़ीसा के परिवहन मंत्री थे लक्ष्मण मलिक। उन्हीं के हाथों से नया बस अड्डा का शुभारंभ हुआ बादामबाड़ी बस स्टैंड में। उस समय जो बादामबाड़ी बस स्टैंड हुआ, उड़ीसा में सर्वाधुनिक बस स्टैंड था और सारे कोने कोने से यहाँ बसें आती थी और यहाँ से बसें जाती भी थी। अब क्या हुआ, 1900 से 1975 तक चांदनी चौक में बस अड्डा रहा। 1975 से 2021 यानी 25 और 21 46 साल तक बस अड्डा बादामबाड़ी में ही रहा और अभी भी है। अब क्या सरकार को जरूरत महसूस हुई कि नहीं, ये पुराना बस अड्डा हो गया है, बसों की संख्या काफी बढ़ गई है, यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अब बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने तय किया कि कटक का बस अड्डे को नया कलेवर दिया जाए। बादामबाड़ी का चूंकि ज्यादा विकास के स्थान भी नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने डिसाइड किया कि नया बस अड्डा बादामबाड़ी से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए। खुशी की बात यह है कि बादामबाड़ी से वो दूर क्या, बादामबाड़ी के पास में ही खाननगर में सरकार को अपनी जगह भी थी, प्राइवेट भी कुछ जगह है, सरकार की नजर पड़ी जगह पर और सरकार को उपयुक्त जगह भी मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि नया बस अड्डा का जब शिफ्ट होगा तो थोड़ी बहुत तो बाधाएं आएंगी ही। तो कुछ लोग जो नया बस अड्डे के समय वहां खाननगर में एक विश्वनाथ पंडित पाठागार है, जो यहाँ के कटक के चेयरमैन थे विश्वनाथ पंडित, 1973 में उन्हीं के नाम से विश्वनाथ पंडित पाठागार बनाया गया है। और वहीं एक कटक का जो वेस्ट मैनेजमेंट का भी दफ्तर है। इसके अलावा कटक शहर की म्युनिसिपैलिटी की दूसरी एक और ऑफिस भी कार्यरत है, जिसे विकास भवन के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के अलावा और एक कटक की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी नर्सरी जो कटक म्युनिसिपैलिटी द्वारा संचालित है, वो भी वहीं कार्यरत है। अर्थात मेरा कहने का, विश्वनाथ पंडित पाठागार, वेस्ट मैनेजमेंट दफ्तर, विकास भवन एवं कटक की नर्सरी जो कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा संचालित है, ये चारों अनुष्ठान, चारों के चारों इंस्टीट्यूशंस सरकार, उड़ीसा सरकार की तरफ से ही चलाए जाते हैं, कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाए जाते हैं। इसलिए सरकार को एक बहुत बड़ी जमीन का भूभाग मिल गया बस अड्डे के निर्माण के लिए। अब बस विश्वनाथ पंडित पाठागार को कहाँ शिफ्ट किया जाए, तो प्रशासन ने 2-3 महीने तक काफी उसमें जद्दोजहद की। लास्ट में एक जगह उन्हें सुटेबल जगह मिल गई, कलेक्टर कचहरी परिसर में ही, कलेक्ट्रेट के सामने, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कार्य करता था राज्य का, वो जगह आजकल खाली पड़ी है। वहां पर विश्वनाथ पंडित पाठागार शिफ्ट किया जाएगा। ये जो चारा उद्यान जो है, जो नर्सरी का काम कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, उसको कहाँ शिफ्ट किया जाए, तो उसके लिए भी जगह मिल गई है सरकार को। वो सीडीए में एक आम्बो तोटा बोल के एक जगह है। वो आम्बो तोटा बहुत बड़ा, मतलब आमों का बागान है। उसी आम के बागान में, आम्बो तोटा में, कटक शहर की जो म्युनिसिपैलिटी का द्वारा संचालित नर्सरी है, उसे वहां शिफ्ट किया जाएगा। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार कहीं दूसरी ओर भी जगह देख रही है, शायद सीडीए में या आसपास कहीं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़ी जगह चाहिए, जहां पर ट्रैक्टर काफी संख्या में खड़े रहते हैं, ट्रैक्टरों का संचालन होता है। उसके लिए सरकार अभी जगह तलाश कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है
कि सरकार को एक जमीन का बहुत बड़ा भूभाग अपनी ही जमीन का मिल गया। इसके पश्चात भी सरकार को कुछ और जमीन भी चाहिए। वो जमीन के लिए सरकार ने वहाँ एक बहुत प्राचीन काली मंदिर है, शमशान काली मंदिर के नाम से वो ख्यात है। कटक के लोग सब शनिवार को वहाँ काफी हजारों की संख्या में लोग जाते हैं मत्था टेकने। उसी काली मंदिर के पिछवाड़े काफी जमीन खाली भी पड़ी है। तो काली मंदिर के ट्रस्टी, किसी जमाने में काली मंदिर के ट्रस्टी लोग हुआ करते थे, वो सारे ट्रस्टी गुजर गए। जब सरकार ने ऐलान किया कि यहाँ पर एक बस अड्डा निर्माण होगा, तो किसी ट्रस्टी के उत्तराधिकारी ने सरकार के नाम पर केस कर दिया उड़ीसा हाईकोर्ट में। अब कल ही उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला आया है कि वो जो ट्रस्टी है वो सरकार ने कह दिया, उन्होंने ट्रस्टी ने तो सरकार के खिलाफ केस में कहा था कि भाई हमारी ट्रस्ट की जमीन है और हम लोग को सरकार जबरदस्ती वो छीनना चाहती है। लेकिन सरकार की तरफ से कटक कलेक्टर भवानी शंकर चैनी ने, जिन्हें वहां पर उपस्थित रहकर कह दिया, सर हाईकोर्ट में जवाब दिया कि नहीं, लिखित रूप में जवाब दिया है एफिडेविट के तौर पर कि नहीं, हम लोग मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, मंदिर जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन जो खाली जमीन है मंदिर की उसे ही हम लोग देना चाहते हैं, जो कि मंदिर ट्रस्ट के नाम से भी नहीं है। अब उन्होंने हवाला दिया, जो हाईकोर्ट को भी समझ में आया, सही है बात, कि किसी समय काफी अरसे के पहले मंदिर के ट्रस्टी लोगों ने सरकार के ऊपर केस किया था। उसमें सरकार के इंडाउमेंट संस्था, जो धार्मिक अनुष्ठान, हिंदू लोगों के धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्य देखती है, उनको कहा जाता है इंडाउमेंट कमीशन। इंडाउमेंट कमीशन को उन्होंने पार्टी नहीं बनाया और 100 वोटों अपनी तरफ से एक डिग्री हासिल कर ली सरकार के खिलाफ, वो जमीन के बाबत में। जो काली मंदिर के संलग्न में जो जमीन है, खाली पड़ी जमीन है, फाका जमीन जो पड़ी है, सरकार ने कल हाईकोर्ट में सूचित कर दिया कि वो जमीन एक्चुअली आज भी सरकार के नाम से ही रिकॉर्ड भुक्त है, दूसरे के नाम से अभी तक भी खाता खतियान हुआ नहीं है, सेटलमेंट में नाम चढ़ा नहीं है। सरकार की जमीन थी, है, किसी दूसरे के नाम से जमीन थी भी नहीं और है भी नहीं। एवं जो ट्रस्ट का हवाला दिया गया, जिस सज्जन ने केस किया था सरकार के विरुद्ध, वो एक्चुअली ट्रस्टी नहीं है, उनके कोई बड़े बड़े रहे होंगे। आज के दिन कोई भी ट्रस्ट वहां ट्रस्ट डीड कार्यरत नहीं है और ट्रस्ट डीड सरकार की नजर में तभी कार्यरत मानी जाएगी जब उसको इंडाउमेंट कमीशन स्टेट की उसको स्वीकृति देगी। तो कोई भी स्वीकृति के बिना ट्रस्ट डीड वहां कार्य करती होगी, लेकिन सरकार ने किसी ट्रस्ट डीड को स्वीकृति दी नहीं है। अर्थात उड़ीसा हाईकोर्ट के जजों ने उचित फैसला किया है, उनको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ काम को रुकवाने के उद्देश्य से हो सकता है इन लोगों ने यहाँ पर एक केस दायर कर दिया, इसलिए सरकार ने उन केस को खारिज कर दिया और ट्रस्ट की जमीन, जैसा सरकार की तरफ से कलेक्टर महोदय ने वहां कहा कि हम लोग केवल वैकेंट लैंड ही लेंगे, जो वैकेंट लैंड पड़ी है, कोई काम मंदिर का भी काम वहां पर नहीं हो रहा है, मंदिर को हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, मंदिर में जैसा पूजा अर्चना चलती थी आज भी चलती है और कल भी चलेगी, केवल वहां जो वैकेंट लैंड मंदिर के पिछवाड़े है, मंदिर के संलग्न है, उसी को सरकार उस लैंड एक्विजिशन के तहत उसको एक्वायर करेगी एवं बस अड्डा के काम में उसको कार्य रूप में परिणत करेगी। इसके अलावा हो सकता है कि एक और मामला में मैं बताऊं, एक कोई सज्जन थे राजा बगीचा के, वहां पर खाननगर एरिया में राजा बगीचा मौजा भी सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से कार्यरत है। उस राजा बगीचा मौजा में किसी एक सज्जन की भी जमीन थी और शायद है भी, लेकिन उन्होंने भी गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, गवर्नमेंट ने उनका केस भी खारिज कर दिया, उड़ीसा हाईकोर्ट ने उनका केस भी खारिज कर दिया। उड़ीसा हाईकोर्ट को लगा कि वास्तव में भी उनके केस में कोई दम नहीं है। एवं इन दोनों के अलावा 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस भी फाइल हुए थे बस अड्डे के नव निर्माण के खिलाफ, वो दोनों केस को भी उड़ीसा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अर्थात 4 केस को एक साथ गए काल उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सब 4 केस को खारिज कर दिया और उड़ीसा सरकार के लिए कटक में एक नया बस अड्डा नेताजी सुभाष बोस के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग सुगम कर दिया। अब हमारे समय में, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि चांदनी चौक में बस अड्डा था, अंग्रेजों के जमाने में करीब 1900 में वो आरंभ हुआ था एवं मैं भी बचपन में वहीं से उसी बस अड्डे में बैठकर मैं बाकी जाया करता था, जहां हम लोगों का पैतृक निवास, पैतृक जगह है। मेरे बाबूजी के साथ में, भाई बहनों के साथ में मैं जाता था और वहीं पर जब भी हम लोग बाकी से आते थे वहीं पर बैठते भी थे। उस जमाने की और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो आप सुनकर भी बड़े आश्चर्यचकित भी होंगे, खुशी भी लगेगी।
उस जमाने में बसों में एक अपर सीट और एक लोअर सीट का भी व्यवस्था थी। अपर सीट मतलब ड्राइवर के पीछे की 2-3 रो को वो अपर सीट कहा जाता था, और बाकी जितने भी रो जो थी वो सारी लोअर सीट में परिणत था। और अपर सीट वालों को कुछ पैसा ज्यादा देना पड़ता था, लोअर सीट वालों को पैसा कुछ कम देना पड़ता था। इसका कारण यह भी है, उस समय की जो सड़कें, एक तो सड़कें छोटी छोटी नहीं थी, मतलब सड़कों में गड्ढे काफी थे, ऊंचा नीचा भी सड़कें थी, तो जर्किंग पीछे वालों को काफी जर्किंग भी सहना पड़ता था। तो जो जर्किंग सहेगा उसको कुछ पैसे कम देने पड़ते थे। इसलिए लोअर और अपर सिस्टम था, जो आज के करीब 30-40 साल से उड़ीसा की बसों में अपर और लोअर सिस्टम भी उठ गया। जब वहां पर 1975 में चांदनी चौक से जब बस अड्डा शिफ्ट हुआ बादामबाड़ी में, उसका भी काफी विरोध हुआ था। उस समय मुझे याद है अच्छी तरह से, काफी विरोध हुआ था, राजनीतिक स्तर पर भी काफी सरगर्मी यहाँ पर थी। लेकिन अंत में कटक शहर वासियों ने उस नए बस अड्डे का स्वागत किया। बादामबाड़ी में जो नया बस अड्डा गया, वैसे ही अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि करोड़ों की लागत से, करीब 100 करोड़ रुपया सुनने में आया कि खर्चा होगा इसमें, करोड़ों की लागत से जो अभी नया बस अड्डा बनेगा नेताजी सुभाष बोस के नाम से। तो बड़ी खुशी की बात है कि कटक के जो सपूत हैं, जो भारत की आजादी में बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, सारे दुनिया में इनका नाम है, उन्हीं के नाम से नामकरण किया गया है नेताजी सुभाष बोस बस टर्मिनल। उन्हीं के नाम से नया बस अड्डा होगा, जो आधुनिकतम होगा, वर्ल्ड क्लास होगा। कटक शहर के लोगों की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात उड़ीसा सरकार को है, उड़ीसा सरकार ने दी है, और हम सबको मिलकर इसको स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।